स्टूडेंट हमारी शिक्षण की सामान्य प्रविधियां चल रही थी, तो उसमें हमारी फर्स्ट हो चुकी थी जो कि व्याख्या प्रविधि थी। तो कल हमारी ये हो चुकी थी, आज हम सेकंड देखेंगे, स्पष्टीकरण प्रविधि। तो प्रविधि के बारे में मैंने बताया था कि प्रविधि क्या होती है, मैंने एक्सप्लेन किया था और आज भी मैं कर दूंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि सब्सक्राइब करने से ही हमें कुछ फ़ायदा होता है। तो हर इंसान को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना ही चाहिए, जैसे आप लोग को हो रहा है मेरे वीडियो से फ़ायदा, तो ऐसे ही मुझे भी कुछ थोड़ा बहुत तो फ़ायदा होना ही चाहिए। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या आते रहते हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था कि विधि और प्रविधि अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, विधि और प्रविधि में अंतर होता है। विधि मैंने पहले भी बताया है और कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमारा प्रविधि का है तो जानना ज़रूरी है। चाहे मैं कितनी भी बार बता चुकी हूँ अपने पहले के वीडियोस में, लेकिन इसमें भी बताना ज़रूरी है। और जब तक हमारा ये टॉपिक चलेगा प्रविधि वाला, तो मुझे ये हर बार बताना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग तो होते हैं कि मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हैं तो उनकी समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आज ही की वीडियो देख रहे हैं तो उनकी समझ में नहीं आएगा। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जो पुराने वीडियोस हैं वो देखें, तभी आपका ये कोर्स जो है कनेक्ट हो पाएगा एक दूसरे से। और इसमें भी मैं बता दूंगी कि क्या होती है प्रविधियाँ या विधियाँ क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों ही चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे एक ही मान लेते हैं। तो जो विधि होती है वो छात्र को ज्ञान, विधि के द्वारा छात्र को ज्ञान प्रदान किया जाता है, और प्रविधि में शिक्षक के द्वारा की गई सारी गतिविधियां निहित होती हैं। तो ये विधि और प्रविधि में अंतर होता है। मतलब कहा जा सकता है कि जिन साधनों या उपायों के द्वारा हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं उसे विधि कहते हैं, और प्रविधि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हम जिन उपायों का प्रयोग करते हैं उनको शिक्षण प्रविधि कहा जाता है। आपकी समझ आ गई होगी कि विधि किसे कहते हैं और प्रविधि किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि विधि जिसके द्वारा हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं उसे विधि कहते हैं, और विषय वस्तु को और ज़्यादा विषय वस्तु जो है हमारी, उसे उसका जो हमें प्रस्तुतिकरण करना है वो किस तरह से हम रोचक बनाएं, प्रभावी बनाएं और उद्देश्यपूर्ण बनाएं, उसके लिए हम जिन उपायों का प्रयोग करते हैं उनको हम शिक्षण प्रविधि कहते हैं। शिक्षण प्रविधि के प्रकार कितने हैं ये भी मैंने आपको बता दिए थे। तो इसमें 8 हैं, जो कि व्याख्या प्रविधि है, स्पष्टीकरण प्रविधि है, विवरण प्रविधि है, वर्णन प्रविधि है, कहानी कथन प्रविधि है, निरीक्षित अध्ययन प्रविधि है, उदाहरण प्रविधि और प्रश्न प्रेक्षा तथा प्रत्युत्तर प्रविधि। तो इसमें से हमारी एक कल हो चुकी थी व्याख्या प्रविधि, आज हम सेकंड कराएंगे। विधि और प्रविधि के अंतर को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, उसका संबंध शिक्षण के उद्देश्य से होता है। शिक्षण विधि का संबंध किससे होता है? शिक्षण उद्देश्य से। जबकि शिक्षण प्रविधि का संबंध किससे होता है? शिक्षण के उद्देश्य से ना होकर केवल शिक्षण विधि से होता है। याद रखिएगा, जो शिक्षण विधि है उसका संबंध शिक्षण उद्देश्य से होता है, और जो शिक्षण प्रविधि है उसका संबंध शिक्षण उद्देश्य से ना होकर केवल शिक्षण विधि से होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। शिक्षण विधि का शिक्षण उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि शिक्षण प्रविधि का संबंध शिक्षण के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रविधि वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की जरूरत होती है उन्हें इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता जिस विधि अथवा जिस तरीके को अपनाता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। ये समझ आ गया होगा।
प्रविधि क्या है? वैज्ञानिक विश्लेषण तथा व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की जरूरत होती है हमें, उन्हें इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता जिस विधि अथवा जिस तरीके को अपनाता है या प्रयोग करता है, उसे हम प्रविधि कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से व्याख्या प्रविधि क्या है। व्याख्या प्रविधि, ये जो प्रविधियां दी हुई हैं ये इतनी टफ नहीं है, बस इन्हें एक बार हम रीड करेंगे। आपको प्रविधि जानना जरूरी था, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी इनमें से आएंगे भी तो बहुत इजी होंगे, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से रीड करेंगे ना तो ही समझ आ जाएगी, और फिर भी ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। आइए रीड करते से जल्दी से। हमारी ये व्याख्या प्रविधि हो चुकी थी, आज हमारी सेकंड है स्पष्टीकरण प्रविधि। तो इसमें देखते हैं क्या है। किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम तथा बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक स्पष्टीकरण प्रविधि की सहायता लेता है और अगम्य, असंरचित तथा कठिन प्रकरणों को इस प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है कि कुल विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग क्यों किया जाता है ये सभी समझ रहे होंगे, और क्योंकि जो कठिन शब्द होते हैं या कोई कठिन चैप्टर है उसे समझाने के लिए, आसान या सरल भाषा में समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रविधि के अंतर्गत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा विस्तृत रूप में किया जाता है। स्पष्टीकरण प्रविधि विवरण प्रविधि से यद्यपि कुछ मिलती जुलती है, पर इनमें भी अंतर होता है जो कि दिया हुआ है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें क्या अंतर है। ये मिलती जुलती लगती हैं पर होती नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर होता है इसमें। विवरण प्रविधि में विवरण एक पूरक कथन के रूप में दिया जाता है और स्पष्टीकरण प्रविधि में एक पूर्ण तथा विस्तृत कथन होता है। नवीन सूचनाओं तथा तथ्यों एवं ज्ञान को छात्रों के सामने रखते समय विवरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्पष्टीकरण प्रविधि में प्रकरण की प्रस्तावना तथा सांगोपांग विवेचना प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार स्पष्टीकरण प्रविधि वर्णन प्रविधि में कुछ अलग है। ये अलगत्व या अंतर आगे सारणी में दिए जा रहे हैं, तो आगे देख लेते हैं। ये समझ आ गई होगी कि क्या अंतर होते हैं स्पष्टीकरण प्रविधि में और विवरण प्रविधि में। तो ये एक पूरक कथन के रूप में दिया जाता है विवरण प्रविधि, और इसमें स्पष्टीकरण प्रविधि में एक पूर्ण तथा विस्तृत कथन होता है। और ये नवीन सूचनाओं, तथ्यों एवं ज्ञान को छात्रों के सामने रखते समय विवरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कुछ बता रहे हैं, कोई नई चीज़ बता रहे हैं, तो हमारे पास नई सूचनाएं और तथ्य होंगे जो कि नया ज्ञान होगा जो छात्रों के सामने हम रखते हैं। और इसमें क्या होता है, स्पष्टीकरण प्रविधि में प्रकरण की प्रस्तावना तथा सांगोपांग विवेचना प्रस्तुत की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। वर्णन प्रविधि तथा स्पष्टीकरण प्रविधि में अंतर। वर्णन अधिकांशतः एक विस्तारित, वर्णनात्मक विस्तारित होते हुए कथन वक्तव्य होता है। स्पष्टीकरण प्रविधि में विस्तारित होते हुए भी कथन वक्तव्य में क्रमबद्धता पर विशेष बल प्रदान करता है। वर्णन सामान्य होता है और स्पष्टीकरण सदैव विशिष्ट होता है। ये समझ आ गई होगी आप लोग के। वर्णन तो वर्णन ही करना होता है, एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, या डिस्क्राइब करना। और स्पष्टीकरण प्रविधि, चलिए आगे देखते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि व्याख्या प्रविधि से भी भिन्न है, क्योंकि व्याख्या प्रसंगवश कठिन, जटिल तथा ध्रुव अंशों के लिए की जाती है, जबकि स्पष्टीकरण विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष विशेष पर प्रकाश डालने के निमित्त किया जाता है। यहाँ तक समझ आ गई होगी कि स्पष्टीकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है और व्याख्या प्रविधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। व्याख्या सबकी पूरे चैप्टर की जाती है और स्पष्टीकरण में
व्याख्या में कठिन अंशों को लिया जाता है, जबकि स्पष्टीकरण विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष विशेष पर प्रकाश डालने के लिए निमित्त किया जाता है। स्पष्टीकरण में पूरा ही चैप्टर के बारे में बताया जाता है और व्याख्या में कुछ विशेष जो भी कठिन वो भाग होता है उसके बारे में। स्पष्टीकरण को प्रभावशाली बनाना। स्पष्टीकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? स्पष्टीकरण देने से पूर्व शिक्षक को भलीभांति विषय के उस अंश का अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि संपूर्ण ढंग से शुद्धता के साथ उस अंश का स्पष्टीकरण वह दे सके। ये तो बात है ही कि जब भी कोई शिक्षक किसी चीज़ को पढ़ाता है या किसी विषय वस्तु को पढ़ाता है तो उसके बारे में खुद भी अध्ययन करना पड़ता है, तभी और उसका उस सब्जेक्ट पर पूरी तरह से कमांड होना चाहिए, तभी वो स्पष्टीकरण दे सकता है। स्पष्टीकरण करते समय छात्रों की रुचि, आयु तथा मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। जब भी स्पष्टीकरण एक शिक्षक करता है तो उसको छात्रों की जो रुचि है या उसकी आयु है या मानसिक स्तर है, क्षमता है, उसी के हिसाब से स्पष्टीकरण देना चाहिए। स्पष्टीकरण की भाषा शुद्ध, सरल, स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्टीकरण किस लिए दिया जाता है? इसीलिए कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। अगर हम कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे या अशुद्ध भाषा का तो वो कैसे समझ आएगी? वो तो इसीलिए होता है जो कठिन भाग है, जटिल भाग है विषय वस्तु का, उसे आसान करने के लिए। स्पष्टीकरण करते समय पाठ के ज़्यादा कठिन तथा कम कठिन अंशों एवं पक्षों का आवश्यकता अनुसार विशेष सावधानी के साथ पूर्णता से स्पष्ट किया जाना चाहिए। आगे है, स्पष्टीकरण को सही तथा सजीव ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इस प्रविधि का वहीं प्रयोग किया जाना चाहिए जहां इसका उपयोग अति आवश्यक है। ये तो है ही, जहाँ पे इसकी आवश्यकता वहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़रूरी भी नहीं है तो भी इसका प्रयोग किया जाए। स्पष्टीकरण प्रविधि की सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं तो देख लेते हैं जल्दी से। स्पष्टीकरण देते समय जिस विषय का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है उसके विशेष पक्षों का निर्धारण करना काफ़ी कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार के मानदंड का निर्धारण करना सरल कार्य नहीं होता। स्पष्टीकरण की उपयुक्तता के विषय में भी पहले से कोई निर्णय लेना कि कौन सा स्पष्टीकरण कितना, कहाँ, किन परिस्थितियों में उपयुक्त रहेगा अत्यंत कठिन कार्य है। शिक्षक को स्पष्टीकरण देते समय तथ्यों की क्रमबद्धता, तथ्यों की तार्किक क्रम में रखना चाहिए, जिसके लिए शिक्षक को पहले से तैयारी करनी चाहिए। ये समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है कि शिक्षक को पहले से ही अपनी योजना बना लेनी चाहिए कि कौन सा भाग हमें पहले समझाना है, कौन सा बाद में समझाना है, किस तरह से समझाना है, किस भाषा का यूज़ करना है। ये सब उसे शिक्षक को पहले ही पूरी तैयारी करनी चाहिए। स्पष्टीकरण देने से पूर्व शिक्षक को स्पष्टीकरण की कला तथा विषय वस्तु का यथेष्ट ज्ञान दोनों पर अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये तो है ही, शिक्षक को स्पष्टीकरण की कला तथा विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो स्पष्टीकरण दे पाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण स्पष्टीकरण कितना पर्याप्त एवं आवश्यक है, विषय पर एक निश्चित धारणा बनाना अपने में एक दुरूह और असंभव सा कार्य है। चलिए आगे देखते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग करते समय सावधानियां, कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए शिक्षक को। स्पष्टीकरण प्रविधि की सीमाओं को देखते हुए इसके प्रभावशाली उपयोग के लिए शिक्षक को निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहली इसमें दी हुई है, शिक्षक को चाहिए कि पढ़ाने से पूर्व पाठ के संदर्भ तथा उद्देश्य छात्रों को स्पष्ट कर देने चाहिए। देखिए, जब भी कोई शिक्षक कोई नया चैप्टर पढ़ाता है तो उसके बारे में पहले जानकारी देनी जरूरी होती है और उसका उद्देश्य भी छात्रों के स्पष्ट
साफ कर देना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए जो भी उद्देश्य है। ठीक है। स्पष्टीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए पूरे पाठ को छोटी छोटी स्पष्ट इकाइयों में बांट देना चाहिए, जिससे कि छात्र प्रत्येक इकाई का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते हुए पूरे पाठ को सरलता से समझ सकें। देखिए, स्पष्टीकरण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। अब एक बार में पूरा चैप्टर अगर समझाया जाएगा तो छात्रों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा और उनकी समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर उन्हें समझाना चाहिए, जिससे स्पष्टीकरण प्रभावशाली बने और जल्दी छात्रों की समझ में आ जाए। स्पष्टीकरण की भाषा सरल, स्पष्ट, छात्रों के स्तरों के अनुकूल, रोचक तथा प्रभावमय होनी चाहिए। ये तो मैंने कई बार बताया कि स्पष्टीकरण की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, रोचक होनी चाहिए, ये सब इसमें गुण होने चाहिए। इस पाठ के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यकता अनुसार स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण निश्चित अंशों का पूर्णता के साथ किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण के में छात्रों को सक्रिय रहने के पूरे अवसर प्रश्नोत्तरों के लिए भ्रांति निवारण के लिए प्रदान किए जाने चाहिए। स्पष्टीकरण जब एक शिक्षक करता है तो छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं कि टीचर बोल रहा है और छात्र ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए उन्हें सक्रिय रखने के लिए, छात्र को सक्रिय रखने के लिए प्रश्नोत्तरों का सहारा लिया जाना चाहिए, जिससे छात्र सक्रिय रहें। स्पष्टीकरण आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर दिया जा सकता है। स्पष्टीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण की अन्य प्रविधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे श्रव्य, दृश्य सामग्री, दृष्टांत, उदाहरण अथवा वर्णन प्रविधि आदि। एक जो स्पष्टीकरण प्रविधि है, इसमें हम बहुत सी प्रविधियों का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रविधि हम एक बार में यूज़ करें, ऐसा नहीं है। स्पष्टीकरण से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह यथासंभव प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यों का पूर्वानुमान लगाकर तथ्यों के विशिष्ट रूप को पहले से निर्धारित करे और फिर छात्रों की भ्रांत धारणाओं तथा शंकाओं का समाधान करे। स्पष्टीकरण सत्य, स्पष्ट, सुबोध एवं निश्चित होना चाहिए। स्पष्टीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार मौखिक स्पष्टीकरण के साथ श्यामपट्ट पर भी लिखित स्पष्टीकरण भी दिया जा सकता है। स्पष्टीकरण के समय शिक्षक की स्पष्टीकरण की गति छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। बहुत धीमी या बहुत तीव्र गति से स्पष्टीकरण देने से बचना चाहिए। तो ये था हमारा स्पष्टीकरण प्रविधि। ये हमारी सेकंड थी जो कि फिनिश हो गई है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो ही इसके बारे में क्वेश्चन कर लेंगे, और इतनी कठिन नहीं है। जो समझाने लायक चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से उसे समझा दूंगी। कल हमारी तीसरी होगी जो कि विवरण प्रविधि होगी। स्टूडेंट, मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी एक जैसे आप लोग को लगता है ना कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आप एग्ज़ाम देने के बाद आप उसे पास कर लो, तो ऐसे ही हमें भी ये, हमारे लिए भी एक एग्ज़ाम जैसा ही है कि हम भी इस एग्ज़ाम को कैसे पास करें। तो वो तभी होगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी हम इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि मैं भी आप लोग की तरह ही इस एग्ज़ाम को पास कर लूं और मुझे भी फ़ायदा हो कुछ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर आप सच में लाइक कर रहे हैं वीडियो को तो ऐसे ही मत छोड़ा करिए। मेरी आप लोग से ये एक तरह से मैं आप लोग से यही कहूँगी कि ये मेरी आप लोग से विनती है कि आप लोग ऐसे मत छोड़ा करिए, आप लोग लाइक करके ही जाया करिए, क्योंकि तभी हमारा वीडियो काउंट होता है कि हाँ किसी ने देखा है। अदरवाइज़ हमारा जीरो हो जाता है कि आप लोग ने देखा भी है और हमारा वो जीरो में जा रहा है कि किसी ने नहीं देखा है। तो आप लोग के लाइक
हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का एक तरह से ये समझ लीजिए वो हमारा रिजल्ट है कि हम पास हो रहे हैं, उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग नहीं चाहेंगे, जहाँ तक मुझे है कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि हम फेल हों। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नहीं किए हैं और वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।